मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका कृष्णा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। और जैसा कि अभी तक आपको हमने दो कॉन्सेप्ट बताए या दो यहाँ पर एक्सरसाइज हमने करवा रखे हैं ऑलरेडी। उन्हीं एक्सरसाइज से रिलेटेड एक अगली एक्सरसाइज है, इसका नाम है वैद्युत धारिता, जो आपके सामने हम बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। वैद्युत धारिता, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे हमारे पास एक बर्ड्स है। अब इस बर्ड्स में क्या होता है, इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्लो करवाते हैं, जिससे क्या होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके बैठ जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके अंदर रखा होता है। तो इस बर्ड्स के अंदर जैसे ये वाले आपके हेडफोन हैं, ये रखे होते हैं। तो इसमें क्या होता है सिस्टम, जैसे ये आपको देखिए चलते फील हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमने चार्ज ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है, तो उसी से ये चार्जेबल होते हैं। देखो पीछे इसका चार्जेबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर हम बर्ड्स की बात किए हैं, तो बर्ड्स में क्या होता है, इसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन को चार्जेबल कर लेते हैं। और चार्जेबल करने के बाद फिर इसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाता है। अब इसी तरह कोई बर्तन ले लेते हैं। अब बर्तन, छोटा बर्तन ले या बड़ा बर्तन ले, उसमें आप द्रव भरना स्टार्ट करें। ये द्रव आप तब तक भर सकते हो जब तक उस बर्तन में भर न जाए, जब तक उसकी अधिकतम कोई सीमा कंप्लीट न हो जाए। तो इसमें बर्ड्स में भी इसी तरह सिस्टम इसका भी है कि आप कोई मोबाइल डिवाइस है तो वो चार्ज तब तक होती रहेगी जब तक वो अपनी अधिकतम सीमा पर न पहुंच जाए। तो इसी बात को लेके हम आज बात करेंगे वैद्युत धारिता से। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत, और हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिलता रहे। इसीलिए आज एक नए टॉपिक के साथ, अविनाश चौरसिया के साथ आप देख रहे हैं वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता की बात हमने की, तो यहाँ पर धारिता मतलब होता है क्षमता। धारिता का मतलब होता है क्षमता। तो कितनी क्षमता है, जैसे कोई अब गाड़ियां आजकल जैसे मार्केट में नई नई आती हैं तो वो क्षमता के अनुसार आती हैं। जैसे 4 व्हीलर है, कोई भी ले लीजिए, तो सबका एक अपना क्या होता है, बिल्कुल फिक्स कंप्लीटली होता है कि हाँ इतनी क्षमता तक उसमें कैपेसिटी उसकी दी होती है, उस हिसाब से उसको वहां पर रखा जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, ये किस पे डिपेंड करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले चालक पर। तो चालक दूसरा, आपको इसको कंडक्टर बोलते हैं, चालक होता है। दूसरा होता है वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी को और करके परावैद्युत भी कहा जाता है। परावैद्युत। इसका तीसरा नाम है कुचालक। ध्यान रखिएगा, इनके हमने 3 नाम यहाँ पर आपको बता रखे हैं। एक होता है परावैद्युत, एक होता है वैद्युत रोधी, और एक होता है कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो जिसमें चार्ज की बिल्कुल मात्रा नगण्य, मतलब बिल्कुल शून्य हो, जिसमें बिल्कुल धारा प्रवाहित न हो रहा हो। तो जब वहां पर बिल्कुल धारा न प्रवाहित हो तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत रोधी। अब ये वैद्युत रोधी आपको पता चला। अब यहाँ पर हम दूसरा हमने चालक की बात की, इसको कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम है सुचालक। अब सुचालक की बात जब की जाती है तो सुचालक में क्या होता है आपका, सुचालक में क्या होता है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन या आपके आवेश बोल सकते हो, तो सुगमता से प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है, आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है। सुगमता से प्रवाहित कौन होता है, आवेश। सुगमता से आवेश होते हैं, इसके प्रवाहित होते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्कुल नगण्य होते हैं। तो इसमें हमको ये क्लियर हुआ कि जो चालक होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित होते हैं, और जो वैद्युत रोधी या इनको अचालक भी कहा जाता है, इनका चौथा नाम एक अचालक है। इनको अचालक भी कहा जाता है।
ये इनके 4 नाम से इनको जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली, फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्धचालक की। अर्धचालक अर्धचालक तो अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें मतलब ना अधिक इलेक्ट्रॉन या आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, ना बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल मिड में रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है पर सुगमता से नहीं, और ना ही नगण्य। इन दोनों के जो मिड की थ्योरी होती है उसको बोला जाता है अर्धचालक। तो अर्धचालक जो है ये गुण पाए जाते हैं आपका, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, पोलोनियम है, पोडोनियम। तो ये 3 धातुएं जिनके बारे में हमने आप बात किया। हमने क्या पहला बताया? जर्मेनियम बताया, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा पोडोनियम। तो ये जो 3 आपकी धातुएं होती हैं, उन धातुओं में क्या होता है? अर्धचालक पाया जाता है। इनकी संयोजकता के अनुसार इनको अर्धचालक का रूप दिया गया है। इसमें क्या होता है? जैसे प्लास्टिक है, अभ्रक है, कांच है, या शुद्ध जल है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो इन सब में क्या होता है? ये अचालक होते हैं, जिनमें बिल्कुल द्रव या बिल्कुल इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल बहते नहीं। ये जब हमने चालक की बात की तो चालक में हमने क्या बताया कि आवेश सुगमता से प्रवाहित होते हैं। तो ज्यादातर आपके जो मेटल्स होती हैं, धातुएं, तो धातुओं में ये जो सिस्टम पाया जाता है वो आपका चालक के रूप में होता है। तो ये आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश। ये मिटा रहा हूं टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक की बात हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश। किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश। मुक्त आवेश, किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश। अब मुक्त आवेश की जहां पर बात आई तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है, जैसे सपोज दैट चाहे ये आप पदार्थ ले लीजिए, तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जो काफी अति सूक्ष्म होता है। प्रत्येक परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जो अति सूक्ष्म होता है। इस केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है, इसको नाभिक कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धनावेश होता है, धनायन या बोल सकते हो या धनावेश बोल सकते हो। इस पे जो चार्ज होता है ये उदासीन होता है। उदासीन की जहां पर हम बात करते हैं वहां पर हम समझ जाते हैं कि इस पे कोई चार्ज आपका नहीं है। और चार्ज ना होने के कारण इसमें क्या होगा? जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पे कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने धनावेश की बात की है तो इसके जस्ट नाभिक के ऑर्बिट्स होती है। ये जो ऑर्बिट्स होती हैं, इस ऑर्बिट्स में बिल्कुल फिक्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है आपका 2n⁻²। जैसे हम पहले ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो पहले ऑर्बिट्स को ऐसे k कहते हैं, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरह इसकी वैल्यूएशन को। जो यदि हम पहले ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो n बराबर जो 1 रख लें तो यहाँ पर 2 और 1⁻² हो जाएगी। तो यहाँ पर 1⁻² का मतलब आपका यहाँ पर 1 ही रहेगा और यहाँ पर 2। तो जब 2 का 1 से हम गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब जो पहला आपका है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। इसके बाद हम जब दूसरे की बात करेंगे तो n बराबर 2। तो यहाँ पर दूसरे के लिए तो ये वाला फार्मूला मान रखेंगे तो 2 × 2⁻², 2 दूना 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 हो गए। तो इसका मतलब दूसरे में क्या हो गए? 8। अब देखिए जो नाभिक के नजदीक होगा, जो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका पाया जाता है नेगेटिव। और जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा पाया जाता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव, जैसा कि हमने लिख रखा है ऑलरेडी। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन होते हैं मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है।
तो देखिए जो यहाँ पर नाभिक के नजदीक है इलेक्ट्रॉन, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के तरीके से बंधे रहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपने प्रोटॉन देखा, प्रोटॉन पे हमने धनावेश बताया, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश बताया। तो जो ऋणावेश और धनावेश की बात की गई है, तो जो इसके प्रोटॉन के जस्ट नाभिक के जस्ट पहले वाली जो ऑर्बिट से कक्षा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उनके और इसके प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा, तो इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा कम होगा। तो जो जो आपकी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी, तो उसमें क्या होगा? नाभिकीय जो आपका बल है ये आपका कम हो जाएगा, और नाभिकीय बल कम होने के कारण वहां पर क्या होगा? वो जितना दूर है उतना, जब नाभिकीय बल इसके अंदर कम है तो वो उतना ही लूज होगा। और लूज का मतलब जैसे हमने सपोज दैट यहाँ पर m की मान लिए, तो m में इलेक्ट्रॉन पाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आपका है m में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है जिगजैग मोशन में मूविंग करता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा इसके बाद। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिगजैग मोशन में, पर ये इसी के हिसाब से चलते हैं जो इसके प्रोटॉन के जस्ट पड़ोस में। अब इसी को हम बात करते हैं, जो ये जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं मुक्त आवेश। क्या बोला जाता है? मुक्त आवेश। अब ये किसी से जो संयोजकता करता भी है, तो 10⁻⁷ सेकेंड तक ठहर कर और फिर रिटर्न हो लेता है अपने घर। 10⁻⁷ सेकेंड तक रुकेगा और फिर अपने घर वापस पहुंच लेता है। तो इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया, ये किसी चालक के अंदर मुक्त आवेश की बात की जाएगी, तो जो उसकी बाहरी मतलब वाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इनको हम आवारा इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है नाभिक की कोई बात नहीं मानते, अपने हिसाब से करना स्टार्ट करते हैं, जहां पर जाना है चलते रहते हैं और खूब टहलते हैं इधर उधर हैं, पर जब इनकी जरूरत होगी जहां पर, तो इन्हीं को पहले भेजा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परावैद्युत के प्रकार। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। देखिए हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है परावैद्युत के प्रकार। तो परावैद्युत आपका होता है दो प्रकार का। अब इसमें हमने पहला बताया आपको अध्रुवी, और दूसरा होता है ध्रुवी। ये जो अध्रुवी होते हैं और जो ध्रुवी होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो अध्रुवी होते हैं, मतलब ध्रुव पे जो ना हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का जो पालन ना करें, ऐसे पदार्थ जिनके अण जो होते हैं, जैसे यहाँ पर धनावेश की बात करेंगे या धनायन की बात करेंगे, या धनावेश व ऋणावेश क्या होते हैं? जिनके ध्रुव संपाती हो। धनावेश व ऋणावेश क्या होते हैं? धनावेश व ऋणावेश कैसे होने चाहिए? धनावेश व ऋणावेश के केंद्र क्या होने चाहिए? संपाती होने चाहिए, कि केंद्र संपाती होने चाहिए। संपाती होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आध्रुवी। अब यहाँ पर आध्रुवी के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं, जैसे हमने N2 लिख दिया, H2 लिख दिया, और ये आपके N2 है, H2 है, और CO2 है, ETC। ये आपके सब क्या हो गए? ये अध्रुवी हो गए। अब हम ध्रुवी की बात करेंगे, तो ध्रुवी में बिल्कुल डिफिनेशन इसकी अपोजिट रहेगा। ध्रुवी वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु, जिसमें धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? संपाती होते हैं। तो इसमें संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव का पालन करते हैं, क्योंकि द्विध्रुव है तो ये वैद्युत द्विध्रुव का पालन करते हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव का पालन नहीं करते हैं। तो इनके अंतर्गत आपको हमने बताया HCl बताया, और CH4 बताया, और यहाँ पर H2O बताया, ETC। ये आपके जो है आपके आगे कॉन्सेप्ट में आते चले जाएंगे। तो ये आपके हो गए परावैद्युत के प्रकार। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आपका जिस लेसन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर चर्चा होगी। जैसे यहाँ पर हमने अभी जब कॉन्सेप्ट शुरुआत किया था, तो आपको हमने बता रखा ऑलरेडी कि जैसे कोई छोटा बर्तन ले लिया जाए और उसमें आप कोई द्रव भर रहे हैं, तो आपका द्रव उस छोटे बर्तन में तब तक भरता रहेगा जब तक वो अपनी अधिकतम सीमा को न क्लियर कर ले। अब इसमें जैसे हमने बताया नेक्स्ट, अब
इसी तरह हम कोई चालक की बात करते हैं, तो चालक में हम जैसे सपोज दैट ये कोई चालक है, और चालक में हमने क्या किया, इसमें हमने एक वायर लगा दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन इसके चालक के जो ये परिध होती है या पृष्ठ होता है, पृष्ठ पर तब तक ये आते रहेंगे जब तक ये अपनी अधिकतम सीमा को ना पकड़ लें, और अधिकतम सीमा को पकड़ने के बाद ये चार्ज क्या होगा, तुम्हारा बाहर निकलने लगेगा, इधर उधर उधर फैलने लगेगा। इधर उधर फैलने का मतलब क्या है कि वो अधिकतम हो गया। तो जब अधिकतम सीमा जब क्रॉस करते हैं, जब अधिकतम सीमा क्रॉस करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो बात आती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो इसके अंतर्गत जो डिफिनेशन है, किसी चालक की जो धारिता होती है निश्चित अधिकतम क्षमता की बात करेंगे, अधिकतम क्षमता किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने की अधिकतम क्षमता, किसी चालक, पूरा हम डिफिनेशन नहीं लिखना चाह रहे थे, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी धारिता। अब इसमें डिफिनीशन तो आपकी कई हैं, उस डिफिनीशन के अंतर्गत आप बात कर सकते हो। अब इसमें जैसे डिफिनीशन की बात आई, तो डिफिनीशन में हमने आपको बता रखा है, जैसे इसको हम कहाँ से प्रदर्शित, अब जैसे एक बात और सुन लीजिए, ये जैसे हमने इसकी बात की थी, तो इसमें जब हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं चार्ज को, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लगते हैं, और ये तब तक आते हैं जब तक ये पूर्ण कंप्लीट ना हो जाए। जब पूर्ण कंप्लीटली आएगा उस टाइम इसको बोलेंगे इसकी अधिकतम क्षमता। इसके बाद जब इसकी अधिकतम क्षमता हो जाएगी, उसके बाद जो बात कही गई कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कहां से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। कैपिटल सी की जब बात आएगी यहाँ पर, तो कैपिटल सी के अंतर्गत हम जब बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आवेश आपका आएगा चार्ज, तो चार्ज के साथ साथ आपका विभव भी यहाँ पर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, विभव जनरेट होगा। चलो हम विभव के बारे में सबसे पहले इधर गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर विभव जनरेट होगा, क्यों जनरेट होगा इसकी भी बात कर ली जाए। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। देखिए V के सामने क्या है, आपका Q है कि नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कूलामी नियतांक हो गया। जब कूलामी नियतांक हटाओगे तो यहाँ Q अपान R आ जाएगा। यदि इनको अलग करोगे तो ये Q के बराबर हो जाएंगे, और जब फिर इनको हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 1/R हो जाएगा। जो R अपान में है तो अपान में आएगा, और इधर जो ये सामने है तो इनके ये समानुपाती में है, ये व्युत्क्रम के बराबर है, या इसको भी यहाँ पर अनुक्रमानुपाती कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती। तो अब हमें पता चला कि यदि हम किसी चालक में जब कोई आवेश प्रवाहित करते हैं, ये धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब वो अधिकतम क्षमता में आ जाएगी या अधिकतम सीमा को अपने क्रॉस करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब वैद्युत धारिता की जब बात आई तुम्हारी, तब इसमें देखिए वैद्युत धारिता को हमने कहाँ से प्रदर्शित किया, सी से प्रदर्शित किया। अब इसके अंतर्गत जब हमने बात की, तो जहां पर आपका चार्ज होगा वहां पर विभव होना उतना ही जरूरी है। तो जहां पर जितना विभव होगा उतना ही वहां पर चार्ज जनरेट होगा। मतलब यहाँ पर Q जो है अनुक्रमानुपाती V के हो जाएगा, और जैसे हम यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर C लग जाएगा, और यहाँ पर V। जहां पर आपका C जो है, जहां C क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धारिता के नाम से जानते हैं। धारिता, ग्रहण की करने की क्षमता, धारिता कहते हैं। अब ये धारिता के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मात्रक सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसकी डिफिनेशन के अंतर्गत जैसे यहाँ पर हमने Q बराबर क्या लिखवाया, CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा। जहां पर आपका Q क्या है, ये आपका आवेश है, और जो V है ये आपका क्या है, विभव है। चलो इसके अंतर्गत बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मात्रक की बात करेंगे।
तो मात्रक आ गया आपका। मात्रक के अंतर्गत जब हम देखते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है आपका Q है, यहाँ पर क्या है V। तो जो धारिता का जब मात्रक हम कहेंगे तो यहाँ पर Q मतलब कूलाम, Q मतलब कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, और V का मतलब होता है वोल्ट, तो हो जाएगा वोल्ट। तो इसका जो मात्रक है धारिता का, तो धारिता का मात्रक कूलाम अपान वोल्ट। ये आपका एसआई पद्धति के अंतर्गत होगा। एसआई पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक कूलाम अपान वोल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कूलाम अपान वोल्ट की बात की हमने, इसके बाद जैसे सीजीएस पद्धति। अब ये तो सीजीएस के पद्धति के अंतर्गत सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो है यहाँ पर कूलाम की बात करते हैं, तो इसको हम स्टेट कूलाम कहते हैं सीजीएस में। तो सीजीएस पद्धति में कूलाम को हम स्टेट कूलाम कहते हैं, स्टेट कूलाम, ध्यान रखिएगा, इसको स्टेट कूलाम कहा जाता है, और वोल्ट को स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। तो इसका जो धारिता है, तो धारिता को हम यहां पर स्टेट फैरेड कहेंगे, स्टेट फैरेड। अच्छा, यहां पर फैरेड कैसे आ गया? फैरेड देखिए, हमने इससे पहले आपको बता रखा है, जो आवेश है इसका सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक जो है इसका है वो फैरेड ही होता है, फैरेड। और एक फैरेड में 96,500 कूलाम होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक फैरेड में 96,500 कूलाम होता है। तो इसी तरह जो यहाँ पर ये स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट है, तो इसका सीजीएस में स्टेट फैरेड होगा। अब स्टेट फैरेड के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो इससे पहले आप लोगों ने एक कूलाम बराबर पढ़ा होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब यहां पर देखते हैं, बात करते हैं, तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। इसी तरह हम एक वोल्ट की बात करते हैं, तो एक वोल्ट बराबर आपका क्या हो जाता है 1/300, मतलब 1/300। ये 1/300 आपका क्या हो जाएगा स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, ये स्टेट वोल्ट होगा। जो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, इसके बाद हम इरेज करें। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट फैरेड की बात की गई है, तो स्टेट फैरेड बराबर यहां पर एक कूलाम की बात की गई है, तो इससे पहले हम फैरेड की बात करेंगे। देखिए एसआई पद्धति में इसका मात्र कूलाम अपान वोल्ट या फैरेड भी बोल सकते हो, क्योंकि फैरेड हम आपको बता चुके हैं, फैरेड कहां से लेके आए हैं। तो फैरेड बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम अपान वोल्ट है, तो कूलाम की जगह एक कूलाम बराबर कितना है 3 × 10⁹ और स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, और फिर अपॉन में वोल्ट की बात करते हैं, तो यहां पर 1 कितना है 300 स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। यहां पर स्टेट फैरेड कर लेते हैं, स्टेट फैरेड। अब इसके अंतर्गत देखिए 300 ऊपर चला जाएगा, तो 300 में 2 जीरो दिख रहे हैं, तो 2 जीरो ये और 9 ये, 9 तो कितने हो गए 11, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मतलब मल्टीपल करोगे तो 3 तक कितना हो गया 9 × 10⁻11 हो जाएगा। स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट, स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट। और स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट किसके बराबर है, स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट किसके बराबर है, स्टेट फैरेड के। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि एक फैरेड में क्या होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होते हैं, स्टेट फैरेड होता है। ये आपका इसके मात्रक हो गए, स्टेट फैरेड होता है। अब ये पता चल गया। देखिए सीजीएस पद्धति कहिए या इसको ESU भी कहा जाता है, इसको सीजीएस पद्धति के नाम से जानते हैं या
ESU भी कहते हैं, ESU मतलब इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो CGS के अंतर्गत आती है। आजकल क्या है, हम लोग MKS पद्धति में ज्यादातर इसका व्याख्यान करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम आपको लेके चलते हैं बीमा पर। तो इसकी बीमा हम देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे वैद्युत धारिता का, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्यों लिखा जाता है? विमीय सूत्र क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमको परखना पड़ता है कि ये क्या इसकी यूनिट है कि नहीं है। यदि है तो इसकी बीमा बिल्कुल सही आएगी, और यदि नहीं है तो इसकी बीमा में कोई ना कोई फॉल्ट रहेगी। चलो हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता की बीमा से पहले हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र, तो इसका सूत्र क्या था तुम्हारा, हमने आपको बता रखा है, C बराबर Q/V। जो Q है तो उसका हो जाता है कूलाम, कूलाम, और V जो है इसका हो जाता है वोल्ट, वोल्ट, कूलाम/वोल्ट। अब यहाँ पर वोल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोल्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा V = W/Q। तो यहाँ पर W क्या हो गया आपका, जूल हो गया। W क्या हो गया, जूल, क्योंकि कार्य है, और नीचे फिर कूलाम आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम जो वोल्ट लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, जूल/कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम ऑलरेडी है ही है, ये कूलाम ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कूलाम, और फिर अपान में जूल/कूलाम, जूल/कूलाम। अब कूलाम कहाँ जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। तो ये कूलाम ऊपर गया तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कूलाम स्क्वायर/जूल, कूलाम स्क्वायर/जूल। अब हम कूलाम की बात करते हैं तो Q बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटम से, Q बराबर IT। तो Q बराबर जब IT पढ़ा यहाँ पर, तो I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम, मतलब समय, सेकंड। तो यहाँ पर एम्पियर का हो जाएगा, एक कूलाम का हो जाएगा एम्पियर, घात 2 लगी है तो 2 लगा दीजिए, और फिर सेकंड, सेकंड का भी घात 2 हो जाएगा। जूल की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा था जूल के अंतर्गत W बराबर F/D, F/D की बात की गई थी। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगता है, F/D। अब F बराबर क्या था तुम्हारा, F बराबर था MA, तो W बराबर हो जाएगा MAD, मैट, MAD, बहुत गुड, अच्छा बना। अब W बराबर MAD की बात कर सकते हो, यह मतलब हो गया आपका द्रव्यमान, तो इसको हम किलोग्राम कहेंगे। और ये आपका है त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसीलिए स्मॉल a से इसको डिनोट किया गया है। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और D जहां तुम्हारा है विस्थापन, तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे मीटर। तो यहाँ पर किलोग्राम, मीटर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर/सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम गुणे मीटर, मीटर 2 है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर स्क्वायर, और सेकंड की पावर 2 ही है, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो सेकंड की पावर 4, और अपान में हो जाएगा किग्रा, मतलब किलोग्राम, और इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम बीमा से बात कर लेते हैं। तो बीमा आपको पता होनी चाहिए। यदि हम मीटर की बात करते हैं, मीटर, तो मीटर होता है लंबाई का मात्रक, इसकी बीमा होती है L। और फिर इसके बाद हम समय की बात करते हैं तो इसका होता है सेकंड, और सेकंड का होता है समय का। तो समय के अंतर्गत हम बात करेंगे तो इसका हो जाता है T, क्योंकि टाइम। और किलोग्राम की बात करते हैं किग्रा, तो ये किग्रा जो आपका होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का होता है मास, इसका पहला लेटर M। चलो इनके अंतर्गत हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। अब एम्पियर की बात आई है, तो एम्पियर जो होता है वो वैद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है, वैद्युत धारा का।
तो एम्पियर, एम्पियर इसका होता है वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा, तो इसका होता है ए ही होता है। चलो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपका यहाँ पर बीमा कंप्लीट हो गई। तो बीमा के लिए यहाँ पर एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए, तो ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम टी, तो टी का पावर 4 है तो 4 लगा देंगे, फिर अपॉन केजी, केजी का एम हो जाता है, और मीटर का एल स्क्वायर। अब एम एल को ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में होगी। अब यहाँ पर l की पावर -2 और t की पावर 4 और a की पावर 2, ये इसकी बीमा हो गई। यदि हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो क्लास 12 के बच्चे हों उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे उनको भी अच्छे से अच्छा ज्ञान मिल सके। जय हिंद।